हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज अंशुमान दीक्षित। आज हम बात करने जा रहे हैं पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के बारे में। ये एक नया एनएफओ आया है पराग पारिक म्यूचुअल फंड का, और पराग पारिक म्यूचुअल फंड के बाकी सारे फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक ट्रस्टेड फंड हाउस है। एनएफओ 7 मई को खुल रहा है और 21 मई तक चलेगा, और डेट ओरिएंटेड एनएफओ है। बेसिकली 75% पैसा जो है वो डेट स्कीम में जाएगा और 25% में इक्विटी हो सकती है। तो इसका क्या और एसेट एलोकेशन होगा वो हम अभी समझेंगे डिटेल में आगे। मित्रों, इस समय पराग पारिक म्यूचुअल फंड को हेड कर रहे हैं मिस्टर नील पराग पारिक, चेयरमैन एंड सीईओ हैं इसके पराग पारिक के। उन्होंने इन्वेस्टर्स को कुछ मैसेज दिया है, उनकी मेल आई हुई है इन्वेस्टर्स के बीच में। मेरे पास भी मेल आई हुई है, तो वो मेल को डिस्कस कर लेते हैं कि उन्होंने मेल में अपने इन्वेस्टर्स को क्या बोला है। डियर फेलो इन्वेस्टर्स, ग्रीटिंग। आई एम राइटिंग दिस टू इन्फॉर्म यू दैट आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 2 years we will be launching a new scheme titled Parag Parik Conservative Hybrid Fund. It will be an open-ended hybrid scheme investing predominantly in debt instrument. This will be supplemented with the investment in equity and real estate investment trust. तो ये एक नई चीज है। ये रिट्स में भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होती है उसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। बेसिकली अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका ऑब्जेक्टिव उससे जनरली रेंटेड इनकम कमाना होता है कि मैंने एक फ्लैट प्लॉट कोई घर खरीद के डाल दिया जहाँ पे मैं खुद नहीं रह रहा हूँ, लेकिन मैंने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया ताकि मुझे एक पैसिव इनकम आने लगे। जिस तरह से मेरे पोर्टफोलियो से मुझे पैसिव इनकम आती है, उसी तरह से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से भी मुझे एक पैसिव इनकम आने लगे इन द फॉर्म ऑफ रेंट। बट लेकिन अगर आप इंडिविजुअल इस तरह की स्कीम्स पे लगाते हैं तो जनरली स्कीम्स को आइडेंटिफाई करना, उनको मेंटेन करना, सही स्कीम को चलाना, फिर प्रॉपर टाइम पे रेंट वसूलना, फिर खाली कराना, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। और जो इससे जो रिटर्न बनता है वो भी 2 से 4% के आसपास ही छूटता है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे अगर रेंट पे दे के उससे रेंट निकालने की कोशिश करते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जनरली ये आपको 6 से 12% तक के रिटर्न्स बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं। ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, इसमें सभी लोगों का थोड़ा थोड़ा पैसा लगा होता है, सारा पैसा आपको एकदम से इसमें नहीं डालना होता है। तो इस तरह से ये जो आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा फर्दर डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। इसी तरह से ये साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं। तो इक्विटी, रियल एस्टेट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में कुल मिला के 25% तक पैसा डाल सकते हैं। इसका ब्रेकअप अभी आगे आप देखिएगा। नील पराग पारिक का कहना है कि जब कभी भी वो नई स्कीम लॉन्च करते हैं तो उन्होंने 2 क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मोटिवेट अस टू लॉन्च अ न्यू ऑफरिंग। उसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, क्या उनको मोटिवेट कर रहा है कि इस समय एक नई स्कीम लॉन्च करी जाए। पहला पॉइंट, वी कैन ऐड वैल्यू टू द एंड इन्वेस्टर इफ देयर इज अ नीड इन द मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट फ्रॉम आवर फंड हाउस, इफ वी कैन प्रोवाइड सम डिफरेंशिएशन, simplification to the category asset class, and last point, if we are excited to invest or own money in such scheme। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं कि अगर ऐसा होता है तो हम मोटिवेट होते हैं एक नई स्कीम लॉन्च करने के लिए। और काफ़ी समय बाद, क्योंकि एक नई स्कीम लेके आ रहे हैं, वो भी डेट ओरिएंटेड स्कीम लेके आ रहे हैं, तो यानी कि डेफिनेटली वो वैल्यू एडिशन करने वाले हैं इन्वेस्टर के लिए। कुछ सिंपल तरीके से कुछ किसी नई कैटेगरी में वो कुछ फंड क्रिएट कर सकते हैं, कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, कुछ रिटर्न बना सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए। और मार्केट में भी रिट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के बारे में इन्वेस्टमेंट का थोड़ा थोड़ा सा स्कोप शुरू हुआ है, लोग समझ रहे हैं इस चीज को। और क्योंकि इक्विटी भी बहुत ज्यादा पीक पे है, तो इसलिए 100% इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम का भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 50,000 पे है। सेकंड क्वेश्चन है उनका, व्हाई आर वी लॉन्चिंग आवर डेट ऑफरिंग। डेट फंड ही क्यों लॉन्च कर रहे हैं? तो इसका उन्होंने आंसर दिया है कि 2018 के आसपास जब उन्होंने लिक्विड फंड लॉन्च किया था मई 2018 में, तो उनके फंड हाउस के फंड में बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं बन रहे थे, और सारे लोग उनसे यही पूछते थे कि भैया कितना मिलेगा, कितना रिटर्न बनेगा। और उस समय क्योंकि लिक्विड फंड का जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव था लॉन्च करने का, वो मेन ऑब्जेक्टिव था कि आपको एक ऐसा पार्किंग फंड प्रोवाइड करना जहाँ पे सेफ्टी हो। फर्स्ट प्रायोरिटी थी सेफ्टी, और सेकंड प्रायोरिटी ये थी कि आप उससे STP, SIP इस तरह की चीज़ें कर पाएँ और शॉर्ट टर्म के लिए अपने पैसे को एक सुरक्षित जगह पे पार कर पाएँ,
ताकि जैसे ही आपको पैसे की जरूरत हो आपको तुरंत लिक्विडिटी मिले। तो इसलिए उन्होंने लिक्विड फंड लॉन्च किया था, लेकिन वो दूसरे फंड हाउस की कंपेरिजन में उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने स्कीम में जो पेपर्स थे वो हाई कैटेगरी के AAA+, AA+, इस तरह के मतलब हाई सिक्योरिटी वाले पेपर्स का इस्तेमाल किया था, तो इसलिए उतना अच्छा रिटर्न नहीं बना। लेकिन लोगों को इसका डिफरेंस तब समझ में आया जब IL&FS की वजह से सितंबर 2018 में IL&FS की वजह से डेट क्राइसिस आ गया। IL&FS ने डिफॉल्ट कर दिया उसके पेपर्स ने, और लोगों की दूसरे फंड हाउस की डेट स्कीम में 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40% तक के निगेटिव रिटर्न्स आ गए रातों रात। तब लोगों को समझ में आया कि भैया डेट स्कीम में भी निगेटिव रिटर्न आते हैं, और उस समय लोगों को लगा कि नहीं, अगर मैंने इस PPFS के इस लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट किया था तो वो एक अच्छा ऑप्शन था और मेरा पैसा सेफ रहा है। तो बेसिकली जो डेट फंड्स हैं उनकी पहली प्रायोरिटी होती है सेफ्टी प्रोवाइड करना, क्योंकि अगर मुझे रिस्क लेना है तो इक्विटी फंड्स तो हैं ही है रिस्क लेने के लिए। आगे नील पराग पारेख का कहना है कि डेट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एसेट क्लास। जनरली लोग ये मान के चलते हैं कि डेट बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, लेकिन डेट इक्विटी और बाकी सारे एसेट क्लास से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। कैसे समझते हैं? जनरली हमारे जो सो कॉल्ड एडवाइजर्स हैं या ब्रोकर्स हैं वो ये समझाते हैं इन्वेस्टर को कि आपने डेट फंड में इन्वेस्टमेंट किया मतलब आपने FD कर दी और आपको यू विल गेट 6%, 7%, 8%, 9, 10% जो भी वो कमिट करते हो इतना आपको मिलता रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। और मैंने अभी आपको IL&FS का एग्जांपल दिया, उस समय के समय मार्केट में 25-30% के निगेटिव रिटर्न्स मिले थे, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हुई, बहुत सारे से पेपर सिंटेक्स ने अपने पेपर डिफ़ॉल्ट किए, और तमाम और 80 कंपनियां थी जिन्होंने अपने अपने पेपर डिफ़ॉल्ट किए और लोगों को निगेटिव रिटर्न्स मिले उनकी डेट स्कीम्स में, और वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाई। डेट एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एसेट क्लास है। इसमें किस तरह के पेपर हैं, बॉन्ड्स हैं, NCD हैं, डिबेंचर्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी क्या होता है, लोग कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब एकदम सेफ हो गया पैसा, लेकिन नहीं, आपका उसमें क्रेडिट रिस्क तो नहीं होगा, मतलब गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट तो नहीं करेगी, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट की फ्लक्चुएशन की वजह से आपके जो रिटर्न्स हैं M2M में वो निगेटिव हो जाए। और अगर इंटरेस्ट रेट कभी कभी बढ़ा दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, RBI अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है और आपने बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का GSEC गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्ड करके रखा है, तो आपको निगेटिव रिटर्न अच्छे खासे 5, 10% के निगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और जब इंटरेस्ट रेट कट होता है तो वही हमें एक दिन में काफ़ी बड़े 5%, 4%, 3%, 10% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो डेट क्लास भी काफ़ी वोलेटाइल है, और स्पेशली GSEC से हमें काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें क्रेडिट रिस्क तो नहीं होता है लेकिन मार्केट वोलेटिलिटी होती है, उसमें M2M रिस्क होता है। इसलिए डेट क्लास जो है एक कॉम्प्लिकेटेड एसेट क्लास है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है, और हमें अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र, कोई ट्रस्टेड बंदे से जिसको काफ़ी लंबा अनुभव हो, अपना रिस्क असेसमेंट करा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो बनवा के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके लंबे समय में काफ़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो हमारे द्वारा बनाया जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, आप उस पर जाके हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और मैं खुद आपका पोर्टफोलियो बनाऊंगा और आपका वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करूंगा। इस इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? पराग पारेख कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट रेगुलर इनकम थ्रू इन्वेस्टमेंट प्रेडोमिनेटली इन द डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। द स्कीम आल्सो सीक टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन फ्रॉम द पोर्शन ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट अंडर द स्कीम। तो बेसिकली वो रेगुलर इनकम जनरेट करने की कोशिश करने की प्रयास करेंगे इस फंड में, और जो लोग जिनकी एज ज़्यादा हो गई है या रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हैं वो अपने पैसे इसमें रख सकते हैं ताकि उनको रेगुलर इनकम मिलती रहे इससे। और साथ ही साथ जो 25% उनके पास पैसा बचा, 75% तो वो डेट फंड में डालेंगे ही डालेंगे, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डालेंगे। 75% से वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने की भी कोशिश करेंगे, कैपिटल अप्रिसिएशन की कोशिश करेंगे, और उस पैसे को वो इक्विटी, रियल एस्टेट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इस तरह के दूसरे एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में भी यूज़ करेंगे। द की एडवांटेज ऑफ पराग पारेख कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड इज इट इज़
credible and tax efficient alternative to certain fixed income instruments like bank FD, offering the scope to earn income along with the prospect of growth in net asset value when held for a reasonable long period। मतलब इस स्कीम में ये उन इन्वेस्टर्स को टच करने की कोशिश कर रहे हैं जनरली जो FD कराते हैं, तो उनका कहना यह है कि उनको FD से बेटर टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मिलने वाला है इसमें, और साथ ही साथ अगर वो उसमें लंबे समय तक होल्ड करते हैं इस फंड को, तो क्योंकि उसमें इक्विटी पोर्शन भी है तो उससे उनको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, लंबे समय में कैपिटल अप्रिसिएशन हो सकता है। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्या एसेट एलोकेशन है, 3 तरह के एसेट एलोकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। डेट में आपके सारे तरह के फंड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड, डिवेंचर, एनसीडी, ये सब सारी चीजें होंगी। जीसेक भी हो सकता है। इक्विटीज और रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। डेट सिक्योरिटी इंक्लूडिंग स्क्रूटनाइज्ड डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें वो 75% से 90% तक जाएंगे। रिस्क प्रोफाइल इसमें लो टू मीडियम रहेगा। और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 10 से 25% तक जा सकते हैं, और रेट्स का इस्तेमाल ये 0 से 10% तक करेंगे, और जिसमें भी रिस्क जो है वो थोड़ा मीडियम टू हाई रिस्क रहेगा। तो रेट्स का रखने का मतलब क्या है, जनरली इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न देने की कोशिश करेंगे। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न का मतलब ये कि अगर इन्फ्लेशन 8% का चल रहा है या 6% का चल रहा है तो आपको एटलीस्ट 6% से ज्यादा के रिटर्न्स बने, जबकि एफडी में समय 1 साल की एफडी में 4-4.5% के रिटर्न्स बन रहे हैं, जो कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स नहीं है। यानी कि अगर आप अपने पैसे बैंक एफडी में समय रख रहे हैं तो इन्फ्लेशन आपका पैसा निगेटिव रिटर्न्स आपको दे रहा है, तो रेट्स में वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स देने की कोशिश करेंगे। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में उनकी फिलॉसफी ये है कि वो सेफ, बड़ी कंपनियां, अच्छे स्टॉक्स जो जिनका लंबा डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जिसमें, उस तरह की इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि ये एक डेट ओरिएंटेड स्कीम है। इसमें बहुत एग्रेसिव रिटर्न नहीं बनाना, इसमें इन्वेस्टर की फंड की सेफ्टी उनकी मेन प्रायोरिटी होने वाली है। फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में जनरली वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सॉवरेन फंड्स, जीसेक, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, इस तरह की सिक्योरिटीज में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये इनकी इन्वेस्टमेंट टीम है। राजीव ठक्कर जी चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटी फंड मैनेजर है इसके। मिस्टर रौनक ओंकार इक्विटी फंड मैनेजर हैं। मिस्टर राज मेहता डेट फंड मैनेजर हैं। तो ये आपके CIO, ये इक्विटी फंड मैनेजर, एंड मिस्टर राज मेहता डेट फंड मैनेजर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के बारे में कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और अगर आप एक ऐसे फंड के बारे में सोच रहे हैं जो आपको FD से बेटर टैक्स एफिशिएंट रिटर्न दे सके, आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे सके, आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न दे सके, तो आप इस पर्टिकुलर फंड को देख सकते हैं। और इसका NFO 7 मई को ओपन हो रहा है और 21 मई तक रहेगा। आप इनके बीच में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये क्योंकि ओपन एंडेड स्कीम है तो उसके बाद भी कभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो उसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर से भी कराइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।